हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। आज का यह टॉपिक भौतिकी सीरीज का पार्ट 4 वीडियो है। यदि अभी तक उन वीडियो को नहीं देखे तो कृपया देख लीजिए। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में भौतिकी के कुछ न्यूमेरिकल को भी लिया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम कहाँ होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टील में। यहाँ पर ध्वनि की चाल सबसे अधिक स्टील में होगा, जबकि इसकी चाल सबसे कम गैस में होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु की चाल को दुगना कर दिया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न के अनुसार वस्तु की चाल दुगना हो जाता है। मान लेते हैं कि उस वस्तु की प्रारंभिक चाल भी है, अतः भी वेग से उस वस्तु का गतिज ऊर्जा को निकाल लेते हैं। भी वेग से किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 1/2 mv² होगा, जहां पर m से मास होता है जबकि v से वेलोसिटी होता है। प्रश्न में वेग को दुगना कर दिया जाता है, अतः इस मान को v के स्थान पर भरना है। आइए जानते हैं कि इस स्थिति में गतिज ऊर्जा क्या होगा। यहाँ पर देखिए v के स्थान पर 2v पुट किया गया है, क्योंकि वेग को दुगना कर दिया गया है। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, जबकि v का स्क्वायर v² होगा। यहाँ पर 2 से 4 2 बार कट जाएगा, अर्थात शेष 2mv² बच जाएगा। प्रारंभ में उसका गतिज ऊर्जा 1/2 mv² था, जबकि वेग को दुगना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा 2mv² हो गया। यदि यहाँ पर आप दोनों में कंपेयर करते हैं तो पहले की अपेक्षा उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, आप इस अवस्था को पहले वाला अवस्था में ले आइए। उसे लाने के लिए यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। इस प्रकार आप देखें कि पहले वाली अवस्था में आ गया। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बुध। बुध ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है। इसके अलावा इस ग्रह पर सबसे लंबी रात भी होती है। आइए देखते हैं कि यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। हमारे सौर मंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम बुध को लगता है। बुध को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगता है। बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। शुक्र को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं। शनि को 29.5 ईयर्स लगता है, जबकि मंगल को 687 डेज लगता है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका मान 273.16 डिग्री केल्विन होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि पानी का ट्रिपल पॉइंट क्या है। यह एक ऐसा बिंदु है जहां पर पानी तीनों अवस्था में पाई जाती है, अर्थात इस बिंदु पर पानी ठोस, द्रव एवं गैस रूप में पाई जाती है। कभी कभी इसका मान पास्कल में भी दे सकता है। पास्कल में इसका मान 611.2 होता है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किसके समरूप है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बीटा कण। इलेक्ट्रॉन बीटा कण के समान होता है, क्योंकि दोनों ऋण आवेश होता है। एग्जाम में अल्फा बीटा गामा से प्रश्न आते रहते हैं, अतः इनसे जुड़े प्रश्न को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर अल्फा कण पर धन आवेश होता है, जबकि गामा किरणें आवेश रहित होती है। यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, वह है कि अल्फा बीटा गामा में किसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है? इसका राइट आंसर है गामा किरण। अल्फा एवं बीटा कण की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी ध्वनि का पिच सर्वाधिक होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मच्छर। इन चारों में मच्छर का पिच सर्वाधिक होता है। पिच ध्वनि का एक महत्वपूर्ण गुण होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कुछ लोग का आवाज मधुर होता है, जबकि कुछ का आवाज काफी तीक्ष्ण होता है। किसी की आवाज मधुर अथवा तीक्ष्ण होना पिच पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत रोधी नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एबोनाइट। एबोनाइट से विद्युत पास होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनंत। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु की प्रतिबिंब अनंत होती है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत लैंप में 60 वाट एवं 230 वोल्ट निर्दिष्ट है। यदि एक यूनिट का मूल्य 1 रुपये 25 पैसा हो तो 8 घंटे तक इसका उपयोग करने पर कितना व्यय होगा? यहाँ पर 1 यूनिट बिजली का उपयोग करने पर 1 रुपया 25 पैसा खर्च होता है। यहाँ पर निकालना है कि 8 घंटे तक उपयोग करने पर कितना व्यय होगा, जबकि विद्युत लैंप 60 वाट का है। यदि यहाँ पर कुल यूनिट की संख्या मालूम हो जाए
तो उसके खर्च को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 यूनिट का मूल्य 1 रुपया 25 पैसा है। चलिए यहाँ पर कुल यूनिट की संख्या निकालते हैं। 8 घंटे तक बिजली उपयोग करने पर यूनिट की कुल संख्या ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर केवल आपको एक फार्मूला याद रखना है। वह फार्मूला है वाट गुने घंटा बटा 1000। यहाँ पर देखिए वाट के रूप में 60 वाट दिया हुआ है, घंटा के रूप में 8 घंटा दिया हुआ है। यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा 48, जबकि नीचे बच जाएगा 100। इस प्रकार हल करेंगे तो इसका मान 0.48 आएगा, अर्थात कुल यूनिट की संख्या 0.48 आता है। आइए इसका व्यय निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पर दशमलव को हटाते हैं। यहाँ पर देखिए 25 से 5 बार कट जाएगा, और ये 25 से 4 बार कट जाएगा। ये 4 से 48 12 बार कट जाएगा। इस प्रकार देख रहे हैं कि ऊपर 60 आ गया और नीचे 100 बच जाएगा, अर्थात 0.60 रुपया। आप इस फार्मूला के माध्यम से आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है इट्रियम। इट्रियम हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। इसे याद करने का एक सिंपल ट्रिक है, आपको सिर्फ याद रखना है डीपीटी। यहाँ पर हो गया डी से ड्यूटेरियम, पी से हो गया प्रोटियम और टी से हो गया ट्राइटियम। तो आप डीपीटी के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ से दो महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखिए। पहला, इन तीनों में ट्राइटियम रेडियोधर्मी समस्थानिक है। यहाँ से प्रश्न कई बार आ चुके हैं, इसलिए ध्यान में रखिए। सेकंड, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक का नाम अलग अलग है, जबकि शेष के साथ ऐसा नहीं है। इसके अलावा कार्बन एवं ऑक्सीजन के समस्थानिकों की भी संख्या 3 होती है। यहाँ पर डीपीटी से एक टीका का भी नाम याद रख सकते हैं। डीपीटी 3 बीमारी के लिए टीका लगाई जाती है। यहाँ पर डी से हो गया डिप्थीरिया, पी से हो गया पर्टुसिस, जबकि टी से हो गया टिटनेस। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में तीव्र गति से चलती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शीतकाल ऋतु में। शीतकाल ऋतु में पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चलती है। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि इस ऋतु में पेंडुलम की जो सुई है वो छोटी हो जाती है, इसलिए उसकी गति तीव्र हो जाती है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में इसकी चाल धीमी हो जाती है, क्योंकि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का प्रयोग होता है। चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं कि क्या प्रश्न बन सकते हैं। साइक्लोट्रॉन का प्रयोग चुंबकीय क्षेत्र में होता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग भूकंप को मापने के लिए होता है, जबकि सोनार का उपयोग समुद्र के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। पहला, हीरा का चमकना, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, पानी में पैदा हुए बुलबुले का चमकना। यहाँ पर व्यतिकरण से एक प्रश्न आता है, इसी के कारण साबुन का बुलबुला रंग बिरंगा दिखाई देता है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री होता है। यह मान फार्मूला के माध्यम से आसानी से निकाल सकते हैं। यह फार्मूला है C/100 बराबर F - 32/180, जहाँ पर C से हो गया डिग्री सेल्सियस और F से हो गया फ़ारेनहाइट। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस का मान 40 दिया हुआ है, बस उस मान को यहाँ पे पुट कर देते हैं। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से 4 2 बार कटेगा, जबकि 2 से 10 5 बार कट जाएगा। इसी प्रकार 5 से 180 को 36 बार काट देंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इस प्रकार देख रहे हैं कि फ़ारेनहाइट में इसका मान 104 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। इस प्रकार दोनों में से एक दिया हो तो दूसरे को आसानी से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, ल्यूमन एक है। इस प्रश्न में ल्यूमन का मात्रक बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स। ल्यूमन का यूनिट ज्योति फ्लक्स होता है। आइए कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, पर दीप्ति घनत्व का मात्रक लक्स होता है। अतः इन सभी यूनिट का नाम ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है 28 फरवरी। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसके मनाने के पीछे के मुख्य कारण को। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सीवी रमन ने 28 फरवरी को रमन प्रभाव की खोज किया था।
इसलिए प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए, सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आइए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं क्या और यहाँ से क्या प्रश्न बन सकते हैं। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, जबकि 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है 10 दिसंबर। इस दिन अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था, अतः प्रत्येक साल 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका मान 10 टू द पावर -12 होता है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं, इसलिए इन सभी का नाम ध्यान में रखना जरूरी है। ऑप्शन ए 10 टू द पावर -6, यह 1 माइक्रोन बराबर होता है। ऑप्शन बी है 10 टू द पावर -9, यह 1 नैनोग्राम बराबर होता है। इसे याद करने का एक सिंपल ट्रिक है, आप 9 को नैनो से जोड़कर याद रखिए। अगर 9 को आप हिंदी में लिखेंगे तो इस प्रकार आप लिखेंगे, यहाँ पर दोनों का पहला अक्षर मिलता जुलता है, इसलिए आपको 9 से नैनो को जोड़कर याद रखना है। नेक्स्ट है 10 टू द पावर -15, इसका मान 1 फेम्टो बराबर होता है, जबकि 1 एक्टो बराबर 10 टू द पावर -18 होता है। देखिए इन सभी को एक क्रम में याद रखिए। सबसे ऊपर आपको रखना है 10 टू द पावर -18, इसके बाद एक एक कर सबको रख दीजिए। यहाँ पर 6 के लिए हो गया माइक्रोन, 9 के लिए हो गया नैनो, 12 के लिए हो गया पिको, 15 के लिए हो गया फेक्टो, जबकि 18 के लिए हो गया एक्टो। इसके नीचे 3 और है, उसके लिए एक सिंपल ट्रिक है, आपको डीसीएम याद रखना है। यहाँ पर डीसीएम का अर्थ होता है डिप्टी चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर डी से हो गया डेसी, सी से हो गया सेंटी, एम से हो गया मिली। इस प्रकार आप सबका नाम याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संवेग। संवेग एक सदिश राशि है। आइए समझते हैं कि सदिश राशि किसे कहते हैं। जिस राशि में दिशा का ज्ञान हो उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वेग भी सदिश राशि है, इसलिए संवेग भी सदिश राशि होगा। इसके अलावा कुछ और का नाम याद रखना है, जैसे विस्थापन, बल, त्वरण, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, ये सभी सदिश राशि हैं। यहाँ पर देखिए विद्युत से 3 नाम हैं, एक है विद्युत क्षेत्र, दूसरा है विद्युत तीव्रता, तीसरा है विद्युत धारा घनत्व। यदि एग्जाम में केवल विद्युत धारा दिया हो रहेगा तो यह अदिश राशि होगा, अतः इस अंतर को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थोरियम। भारत में थोरियम बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। थोरियम सबसे ज्यादा केरल में पाई जाती है। थोरियम को मोनोजाइट से प्राप्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेक्टिफायर द्वारा। रेक्टिफायर के माध्यम से प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए कुछ अन्य प्रश्नों को देखते हैं। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, अर्थात यह एक दूसरे का विपरीत है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1/10। जब समुद्र में कोई भी आइसबर्ग तैरते रहता है तो उसका 1/10 भाग पानी के ऊपर होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी सूर्य अल्प समय के लिए दिखाई देता है, ऐसा होने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही सूर्य सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देता है। यहाँ पर अपवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण को भी देखते हैं, जैसे तारे का टिमटिमाना, यह अपवर्तन के कारण होता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है प्रकीर्णन, इसके कारण आकाश का रंग एवं समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है। इसके अलावा सुबह में सूर्योदय के समय एवं शाम में सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, इसके कारण ही इंद्रधनुष विभिन्न रंग का दिखाई देता है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेपलर, मनुष्य का हाथ, चिमटा, ये तीनों तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। जबकि तराजू, कैंची, सिंडासी,
हैंडपंप प्रथम श्रेणी की उत्तोलक हैं। इसी प्रकार सरोता नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी की उत्तोलक है। यहाँ से प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, परंतु कंफ्यूजन होने के कारण गलती होने की संभावना होती है। आइए कुछ मैं टिप्स बताता हूँ जिसके माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग टिप्स है। प्रथम श्रेणी को मध्य में रखना है, दूसरे श्रेणी को पीछे रखना है, जबकि तीसरे श्रेणी को सबसे आगे रखना है। प्रथम श्रेणी के लिए मध्य का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कैंची, तराजू, सिंडासी, हैंडपंप ये सभी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हैं। इसे हम लोग कैंची के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखिए, इस कैंची का मुख्य भाग मध्य में है। इसके माध्यम से कुछ भी कार्य करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग मध्य भाग का होता है। इसी प्रकार तराजू को बैलेंस करने के लिए मिडिल भाग का ही प्रयोग करते हैं। द्वितीय श्रेणी के लिए पीछे का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर देखिए, सरोता और नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। यह पिक नींबू निचोड़ने की मशीन है। जब इस मशीन में नींबू को रखकर निचोड़ना चाहेंगे तो आपको पीछे की ओर दबाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार सरोता से किसी वस्तु को काटने में पीछे की ओर बल लगाते हैं। नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी। इसके लिए आगे शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए, स्टेपलर, मनुष्य का हाथ एवं चिमटा ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। यह पिक स्टेपलर का है तो उसका फंक्शन जो है मुख्य रूप से आगे से होता है, क्योंकि इसी भाग में उसका पिन होता है। इसी प्रकार मनुष्य का हाथ एवं चिमटा में आगे के भाग को प्रयोग करते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से तीनों को आसानी से याद कर सकते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, यदि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता कितना होगा। यहाँ पर केवल हम एक फार्मूला को अप्लाई करेंगे। शक्ति बराबर 1/, फोकस दूरी होता है। यहाँ पर शक्ति को P से डिनोट किया जाता है, जबकि फोकस दूरी को F से डिनोट किया जाता है। प्रश्न में फोकस दूरी का मान दिया हुआ है, इसका मान F के स्थान पर पुट करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए, डायोप्टर का मान हमेशा मीटर में होता है, लेकिन यहाँ पर फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अतः इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। देखिए, 50 से 100 2 बार कट जाएगा, 2 जो है ऊपर चला जाएगा, अतः इसका मान +2 डायोप्टर होगा। आपको यहाँ भी दो महत्वपूर्ण बात को ध्यान में रखना है। पहला, इसके फार्मूला को ध्यान में रखना है। दूसरा, इसके मात्रक को ध्यान में रखना है। आज का यह वीडियो 100 प्रश्नों का यह अंतिम सीरीज था। इन चारों वीडियो को अच्छे से आप देख लेंगे तो एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है। इसलिए चारों वीडियो को अच्छे से जरूर आप देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।